कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपनी ही जिंदगी में एक मोड़ पर आकर जैसे रुक से जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, पहिए घूम रहे हैं, धुआं भी निकल रहा है, पर गाड़ी वो इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम, बहुत ही ह्यूमन एहसास है। और समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे और यहाँ से मतलब निकलें कैसे। और शायद इसी गुत्थी और सुलझाने के लिए आज हम रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब के सारांश की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। और मैं ये साफ कर दूं, ये कोई हवाई मोटिवेशन वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब बहुत गहराई में जाती है, आपको अंदर से झकझोरने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के उन विचारों को निकाला जाए जो सच में किसी को अपनी जिंदगी की कहानी फिर से लिखने में मदद कर सकते हैं। ये समझना कि अगर कोई अपनी जिंदगी का लेखक बनना चाहे, हाँ, तो उसे कलम कहाँ से उठानी होगी। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। कौन सा? आखिर इंसान अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो क्यों जाता है? ये सवाल ही सब कुछ है ना? इस किताब का एक जो मुख्य तर्क है वो ये है कि हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अच्छा, क्या? हम अपने अतीत को, अपनी जो गुजरी हुई कहानी है, उसको अपनी पहचान मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अतीत एक अनुभव था, पहचान नहीं। अनुभव सीखने के लिए होता है, जिंदगी भर ढोते रहने के लिए नहीं। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? मतलब क्या ये दिमाग का कोई खेल है, कोई आदत है? हम क्यों अपने दर्द और गलतियों को एक मेडल की तरह सीने से लगाकर घूमते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दिमाग का ही खेल है। मतलब हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। राइट। ये एक बगीचे की तरह है। आप जिन विचारों को रोज पानी देंगे वही विचार मजबूत होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। तो जब हम बार बार अपनी पुरानी नाकामियों को याद करते हैं तो हम असल में उन नेगेटिव न्यूरल पाथवेज को और गहरा और मजबूत बना रहे होते हैं। मतलब हम खुद ही उस रास्ते को और पक्का कर रहे हैं। बिल्कुल। दिमाग रोज वही फिल्म देखता है तो दिल उसे हकीकत मान लेता है, और जब दिल मान लेता है तो शरीर भी थकने लगता है। ये एक दुष्चक्र है। और इसी चक्र के अंदर शायद वो दो आवाजें भी होती हैं जिनका जिक्र इस किताब में है। एक आवाज कहती है उठो, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। और दूसरी, जो ज्यादातर समय मुझे लगता है ज्यादा तेज होती है, हाँ, हावी हो जाती है, वो कहती है रहने दो, फिर से चोट लगेगी, क्या फायदा, चुपचाप बैठे रहो, कम से कम सुरक्षित तो रहोगे। हाँ। और ये जो डर वाली आवाज है, साइकोलॉजी में इसे अक्सर इनर क्रिटिक कहते हैं। इनर क्रिटिक, हाँ, या लिमिटिंग बिलीफ। ये आवाज असल में हमारे बचपन के अनुभवों से बनती है, इसीलिए ये इतनी असली और इतनी शक्तिशाली महसूस होती है। मतलब ये हमें बचाने का नाटक करती है। एग्जैक्टली। बचाने का नाटक करती है, पर असल में हमें कैदी बना के रखती है। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा सवाल आता है। आप अपनी जिंदगी की कहानी के दर्शक बनकर रहना चाहते हैं जो सिर्फ हालातों पर प्रतिक्रिया देता है, या उसके लेखक बनना चाहते हैं जो अगला अध्याय खुद लिखता है? ठीक है, तो मान लीजिए किसी को लेखक बनना है, पर इतने सालों तक सिर्फ दर्शक रहने के बाद ये समझ नहीं आता कि कलम कहाँ से उठाएं और पहला शब्द क्या लिखें। ये बहुत डरावना लग सकता है। और लेखक इस डर को समझता है, इसीलिए वो कहता है कि पहला कदम कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है, खुद को माफ करना। खुद को माफ करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही मन की अदालत में खुद के सबसे बड़े गुनाहगार बनकर बैठे हैं। हम खुद को उन गलतियों के लिए सजा देते रहते हैं जो कब की बीत चुकी हैं। किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, इस जेल में कैदी भी आप हैं और जेलर भी आप। वाह। खुद को माफ करना उस जेल का दरवाजा खोलने जैसा है। पर ये माफी, क्या ये एक दिन का काम है? मतलब मैंने आज सोच लिया कि चलो खुद को माफ किया और कल से सब ठीक हो जाएगा, मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। यहीं पर शायद मोटिवेशन फेल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यहीं पर मोटिवेशन और सिस्टम का फर्क समझ आता है। अच्छा, कैसे? मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो कुछ देर के लिए उजाला करती है और फिर बुझ जाती है। सिस्टम उस आग को जलाए रखने के लिए लगातार डाली जाने वाली लकड़ी है। किताब कहती है कि स्थायी बदलाव के लिए सिस्टम बनाओ। सिस्टम मतलब आदतें? हाँ, छोटी छोटी आदतें बनाना जो आपको सही दिशा में धकेलें, चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट ये लिखना कि आप खुद की कौन सी बात पसंद करते हैं। अच्छा। ये एक सिस्टम है जो धीरे धीरे सेल्फ फॉरगिवनेस को एक आदत बना देगा। ये सिस्टम वाली बात दिलचस्प है, लेकिन फिर भी जब हम एक्शन लेने जाते हैं तो वो डर वाली आवाज वो फिर से चीखने लगती है। उस डर का क्या करें? यहाँ एक और गलतफहमी है जिसे किताब दूर करती है। हमारा लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है।
लक्ष्य है डर को छोटा करना। और वो कैसे होगा? और डर सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से छोटा होता है। हर छोटा एक्शन डोपामीन का एक छोटा सा हिट देता है, जो अगले एक्शन के लिए ईंधन का काम करता है। मतलब करने से ही डर कम होता है, सोचने से नहीं? बिल्कुल। इसीलिए किताब कहती है इम्परफेक्ट एक्शन एक परफेक्ट प्लान से 1000 गुना बेहतर है। वाओ! सही समय का इंतजार करने वाले बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। ये इम्परफेक्ट एक्शन वाली बात ये बहुत शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी बड़े बदलाव का इंतजार करने की बजाय अपनी रोज की छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। बिल्कुल, ये शायद सबसे पहला और सबसे जरूरी एक्शन है। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बातें खुद से ही करते हैं। सही बात है। और अगर वो बातचीत लगातार नेगेटिव है, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं किसी लायक नहीं, तो हम अपने दिमाग को जहर पिला रहे हैं। इस बातचीत को होशपूर्वक बदलना, जैसे मुझसे नहीं होगा की जगह मैं इसे करना सीख रहा हूं कहना, ये अपनी कहानी लिखने की शुरुआत है। आप अपनी कहानी के नरेटर हैं और नरेटर की आवाज ही कहानी का मूड तय करती है। और सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं, शायद हमें दूसरों की आवाजों से भी सावधान रहना पड़ता है। किताब में पुराने वर्जन से दूरी बनाने की बात कही गई है। इसका क्या मतलब है? क्या हमें लोगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब लोगों को छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी उस पुरानी पहचान, पुरानी सोच और उन पुराने बहानों को छोड़ना है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा। और इसका यह भी मतलब है कि हम गलत लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करें। जब आप अपनी कहानी बदलना शुरू करते हैं तो कई पुराने दर्शक जो आपकी पुरानी कहानी के आदी हो चुके हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आता। वो आपको वापस खींचते हैं। हाँ, उनसे मानसिक दूरी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब के लिए तो बहुत अनुशासन, बहुत डिसिप्लिन चाहिए होगा। और सच कहूं तो डिसिप्लिन शब्द सुनते ही एक सजा जैसा महसूस होता है। ये एक आम धारणा है जिसे किताब पूरी तरह पलट देती है। वो कहती है डिसिप्लिन सजा नहीं, आजादी का रास्ता है। आजादी का रास्ता? ये कैसे? जब आप अनुशासित नहीं होते तो आप अपनी मूड, अपनी भावनाओं और अपनी बुरी आदतों के गुलाम होते हैं। मन किया तो काम किया, मन नहीं किया तो नहीं किया। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। आप तय करते हैं कि क्या करना है, आपका मन नहीं। ये आपको कमजोर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनाता है। और ये ड्राइविंग शायद सुबह के पहले घंटे से ही शुरू हो जाती है। हाँ, किताब इस पर बहुत जोर देती है। सुबह उठते ही फोन देखना मतलब आप दिन की शुरुआत दूसरों के एजेंडे से कर रहे हैं। दूसरों के ईमेल, दूसरों की खबरें, दूसरों की जिंदगी। जबकि पहला घंटा आपका होना चाहिए। यह आपके लेखक का समय है, जब आप शांत बैठकर अपने दिन का अध्याय तय करते हैं। सही है। अगर दिन की शुरुआत ही हड़बड़ी और शिकायतों से होगी तो आप एक खराब कहानी ही लिखेंगे। एक लेखक की जिंदगी में एक और चीज जरूर आती है, फेलियर। जब आप कुछ नया लिखने की कोशिश करती हैं तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही लिखा जाए। हम फेलियर को कैसे देखें? ये पूरा नजरिया बदलने वाली बात है। किताब कहती है कि फेलियर अंत नहीं है, सिर्फ फीडबैक है। फीडबैक? हाँ, ये एक एडिटर की तरह है जो आपको बता रहा है कि कहानी में क्या काम नहीं कर रहा। यहाँ मैं फेल हो गया और मैं एक फेलियर हूं के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। मैं फेल हो गया एक घटना है, एक अनुभव है, लेकिन मैं एक फेलियर हूं एक पहचान है, एक धब्बा है जो हम खुद पर लगा लेते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वही असल में हारते हैं। तो अगर हम एक लंबी कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी आदतें और नजरिए में बदलाव, क्या यही काफी हैं? हाँ, लेकिन एक बड़ी सोच के साथ। किताब बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने की सलाह देती है। जैसे? अगर आपका लक्ष्य एक पूरी किताब लिखना है तो ये सोचकर ही डर लग सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आज का एक पन्ना लिखना है तो ये संभव लगता है। मतलब सिर्फ आज पर फोकस करना। बिल्कुल। जब आप सिर्फ आज के काम पर ध्यान देते हैं तो कल अपने आप संभल जाता है। और इस सफर में अतीत का क्या करें? क्या उससे लड़ते रहें? नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। अतीत से लड़ना वैसा ही है जैसे आप अपनी पहले से छप चुकी किताब के पन्ने फाड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो वहां हैं। तो फिर अगला अध्याय बदल सकते हो, पिछला नहीं। लेकिन जब हम बदलते हैं, जब एक लेखक अपनी शैली बदलता है तो अक्सर उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग उसे समझ नहीं पाते। और ये सच है। इसीलिए किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, अकेले चलना सीखो। हर कोई आपकी नई कहानी का हिस्सा नहीं होगा और ये ठीक है।
अगर आप हर आलोचक की बात सुनकर रुक जाएंगे तो आपकी किताब कभी पूरी नहीं होगी। मतलब खुद का साथ देना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। और शायद इसी से निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की बात जुड़ती है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही वो स्याही है जिससे कहानी लिखी जाती है। किताब में एक लाइन है, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। अच्छा। रोज थोड़ा थोड़ा लिखने वाला लेखक उस प्रतिभाशाली लेखक से कहीं आगे निकल जाता है जो कभी कभार जोश में आकर एक पूरा अध्याय लिखता है और फिर महीनों तक कलम नहीं उठाता। ये तो सच है। को लगातार करने से ही आते हैं। इसका असर चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है। वाह, ये तो बहुत सही एनालॉजी है। शुरुआत में पता नहीं चलता, पर लंबे समय में ये आपको कहीं और ही पहुंचा देता है। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटने की कोशिश करूं, तो वो ये है कि हम हालातों के नहीं, अपनी आदतों के शिकार होते हैं। बिल्कुल। और जिस पल ये समझ आ जाता है, बहाने खत्म हो जाते हैं। और वहीं से खुद पर भरोसा बनना शुरू होता है। ये भरोसा किसी के कहने से नहीं आता। तो कहां से आता है? ये खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे निभाने से आता है। जब आप खुद से कहती हैं कि मैं आज एक पन्ना लिखूंगी और आप सच में लिखती हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। ये आत्मविश्वास की असली नींव है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि बदलाव की शुरुआत वो अंदर से होती है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज चुने गए छोटे छोटे फैसलों और आदतों का नतीजा है। ये सही समय का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि आज इसी पल डर के बावजूद हिम्मत से कलम उठाने के बारे में है। और किताब का जो अंतिम संदेश है वो बहुत गहरा है। ये कहती है कि बदलाव के रास्ते में अकेलापन आ सकता है और ये डरा सकता है। लेकिन यही अकेलापन हमें अपनी असली आवाज से मिलवाता है। धैर्य एक ताकत है, कमजोरी नहीं। और जिंदगी का मकसद दूसरों के लिए बेस्टसेलर लिखना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक सच्ची और ईमानदार कहानी लिखना है। बिल्कुल, जिसे आप गर्व से कह सकें, हाँ, ये मेरी कहानी है और इसे मैंने लिखा है। और ये किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं, तो अपनी कहानी के अगले अध्याय का वो पहला वाक्य क्या है जिसे आप आज अभी लिख सकते हैं? बुकशेल्फ टॉक पर हुई ये चर्चा अगर आपको कहीं भी छू गई हो, तो इस सोच को अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो आज से एक छोटा कदम जरूर उठाइए। और ऐसे ही विचारों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।